गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? खूब बढ़िया पढ़ाई लिखाई चल रही है? खूब मन से पढ़ो। फिर हम आज तुम लोग के लिए नया क्लास एन कुमार फिजिक्स क्लासेस में मैं नए टॉपिक्स के साथ, जो प्रीवियस क्लास में मैं तुम्हें जो न्यूमेरिकल जो मैं फार्मूला बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैं फार्मूला बताया था, उस फार्मूले पर आज मैं कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आया हूं। दो चार न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस जरूर करना। अगर तुम थ्योरी पढ़ते हो तो न्यूमेरिकल का कंसेप्ट बनेगा, और न्यूमेरिकल बनाते हो तो थ्योरी का कंसेप्ट बनेगा। दिस बोथ आर जस्ट म्यूचुअल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से एकदम परस्पर जुड़े हुए हैं। अगर तुम अच्छे न्यूमेरिकलिस्ट होते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा फिजिक्स पर कंसेप्ट बन रहा है, और अगर अच्छा थ्योरी कंसेप्ट तुम रख रखे हो तो तुमसे न्यूमेरिकल जरूर बनेगा। फार्मूले पर ध्यान दो, उस फार्मूले में यूज होने वाले सारे जितने फिजिकल आइडेंटिटी है, सारे आइडेंटिटी पर ध्यान दो। उनके वैल्यू को हमेशा दिमाग में रखो, उनके यूनिट्स को हमेशा दिमाग में रखो। अगर इन सभी चीजों को तुम ध्यान में रखते हो तो जरूर तुमसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। और मैं तो मैं तो बोर्ड, यूं कहो बोर्ड का मैं न्यूमेरिकल लेकर तुम्हारे पास आया हूं। तो जस्ट लाइक ए न्यूमेरिकल तो बहुत ही सिंपल होते हैं, इनमें कोई बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होता है। तो चलो कुछ क्वेश्चन हम तुम लोग को देखते हैं, बारी बारी से हम तुम लोग को दिखलाते हैं। लेकिन एक बार मैं क्वेश्चन बताने से पहले प्रीवियस क्लास में जो मैं तुम्हें फॉर्मूला बताया था, एक बार मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं, ताकि तुम्हें पता चले कि किस फॉर्मूले पर हमको आज न्यूमेरिकल बनाना है। प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे कि अगर बाय द वे दो बॉडी है, अगर ये दो बॉडी है, अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसके बीच का डिस्टेंस r है, और इसमें लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर F है, तो दिस F is directly proportional to m1 m2 and also inversely proportional to square of distance। और जब इनको हम एक साथ मर्ज कर लेते हैं तो A proportional m1 m2 by r square, और F is equal to G in gravitational universal constant G m1 m2 by r square। तो बेसिकली आज जितने भी न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे, उन सभी न्यूमेरिकल्स में हम लोग को इस फॉर्मूले का यूज होगा। इस फॉर्मूले पर बनने वाले सारे न्यूमेरिकल्स के लिए हमें चार आइडेंटिटी पर ध्यान देना होगा कि दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, फर्स्ट बॉडी का मास क्या है, सेकंड बॉडी का मास क्या है, और वो दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस क्या है। अगर ये चार आइडेंटिटी पर हम लोग ध्यान रखेंगे, और ये जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो फिक्स है, तो ये सारे आइडेंटिटी पर अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो हम लोग को इस फॉर्मूले पर आने वाले जो न्यूमेरिकल होंगे वो न्यूमेरिकल हम लोग को बनाने में सुविधा होगा। तो चलो बारी बारी से हम लोग हर एक क्वेश्चन को यहां पर अच्छे से देखते हैं और उन्हें बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। बच्चे ध्यान देना, अच्छे से हर क्वेश्चन को पहले पढ़ो, उनका फोकस करो, और फिर उसमें यूज होने वाले सारे आइडेंटिटी को तुम लोग बढ़िया से मेंशन करते हुए यस। एक क्वेश्चन नंबर 1, two spherical balls of mass 10 kg each। बाय द वे दो बॉल है, इन दोनों बॉल का मास 10 kg है, ए भी 10 kg है और ए भी 10 kg है। ईच आर प्लेस्ड 100 मीटर अपार्ट, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है। इसका मतलब है बच्चे, तुम्हें बिल्कुल पता चल रहा है कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 10 kg और r इज इक्वल टू 100 मीटर। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तेरे को फोर्स फाइंड करना है, और फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े हो G m1 m2 बाई r स्क्वायर। क्या पढ़े हो? F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब बताओ G का वैल्यू कितना पुट करोगे? याद है कितना होता है? जल्दी बताओ। यस, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और m1 भी 10 है, m2 भी 10 है, और अपॉन 100 का स्क्वायर। और बच्चे अब ए आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 न्यूटन। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था? क्वेश्चन में दो बॉल दिया हुआ है, दोनों बॉल 10 kg का है। इसका मतलब है कि दोनों बॉल का तुम्हें मास पता है, और these two balls are just 100 meter apart to each other. That means you have given the distance between both r is equal to 100 meter. Now use the formula F is equal to G m1 m2 by r square.
then we have put the value capital G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11. M1 and M2 both are 10 and the R square that means 100 square. और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं now we get the value 6.67 into 10 to the power minus 30 न्यूटन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे तुम्हारे. ए एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है. चल अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Two particles of masses 1 kg and 2 kg are placed at a separation of 50 centimeter. सेम क्वेश्चन है, बना सकते हो तुम अपने से. M1 कितना दिया हुआ है 1 kg, M2 कितना दिया हुआ है 2 kg और बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, बोले तो 0.5 मीटर. तुमको ए फाइंड करना है. फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द हैवियर बॉडीज. थोड़ा सा चेंज है बेटा, थोड़ा सा चेंज है. पहले तुम क्या करो, ए फाइंड करो. क्या हो जाएगा G M1 M2 बाई R स्क्वायर. 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 1 2 0.5 एंड 0.5. जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 5.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन. लेकिन ये क्या निकला, ये निकला फोर्स. तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन. लेकिन किसका, यहां 2 बॉडी है, एक स्मॉलर बॉडी है, एक हैवियर बॉडी है. तो किस बॉडी का एक्सेलरेशन चाहिए, तो तुम्हें हैवियर पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन चाहिए. इसका मतलब है कि हैवियर पार्टिकल्स के लिए तुम कितना मास यूज करोगे, 2 kg यूज करना. तुम जानते हो बच्चे कि A इज इक्वल टू F बाई M. F बोले तो 5.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन M2. फिर रीजन समझ लो. मन में तुम्हारा ये सवाल नहीं आना चाहिए कि सर M2 क्यों यूज किए, 1 क्यों नहीं. क्योंकि मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तुम्हें एक्सेलरेशन फाइंड करना है हैवियर पार्टिकल का. एंड द मास ऑफ हैवियर पार्टिकल इज गिवन 2 kg, सो यूज 2 kg फॉर M. सो F बाई M 5.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन 2. और बच्चे अब तुम इसको तो डिवाइड कर ही सकते हो. 2.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इन सभी क्वेश्चंस को तुम इजी सोल्व कर सकते हो. एक बार तो तुम चलो, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ लो. तुम अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अगले बार क्या करना कि ये सारे क्वेश्चंस को तुम अपने से बनाने का प्रयास करना. केवल क्वेश्चन को देखना, जो क्लास तुमको मैं दे रहा हूं यहां से क्वेश्चन को देखना और इस क्वेश्चन को खुद ब खुद सोल्व करने का प्रयास करना. बच्चे जब तुमसे सोल्व होगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड होगा, तुम्हें लगेगा कि वी कैन डू इट. तुम्हें ऐसा लगेगा तुम ऐसा कर सकते हो. और ये सारे क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है. तुमको तो मेरे यहां बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने की आदत थी. चल क्वेश्चन नंबर 3. एक क्वेश्चन थोड़ा डिफर है और इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ कनेक्ट किया हुआ है. कहने का तो एक न्यूमेरिकल है, बट इसमें 3 क्वेश्चन तुम्हारा एक साथ कनेक्ट किया हुआ है. तो तय बात है कि थोड़े से ज्यादा ध्यान देना, थोड़े ज्यादा अलर्ट होकर के पढ़ाई करना. क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को ठीक से देखो. फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ स्फीयर बी ड्यू टू स्फीयर ए. यू हैव गिवन 2 balls, 2 spheres A and B एंड द मास ऑफ स्फीयर A इज M. देख रहे हो ना, A का मास कितना है M, बट B का मास कितना है 2M. एंड द रेडियस ऑफ बोथ इज सेम. दोनों का रेडियस सेम है बच्चे. A भी R रेडियस का है और A भी R रेडियस का है. और दे आर 3 R अपार्ट टू ईच अदर. ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, कहां, ये सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस. इसका मतलब है कि अगर तुम सेंटर से मेजर करोगे तो सेंटर से ये यहां पर 1 R और हो जाएगा और इसका सेंटर से जब लोगे तो 1 R और हो जाएगा. लेकिन देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इस बात को समझेंगे. क्वेश्चन नंबर A कहता है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ स्फीयर B ड्यू टू स्फीयर A. कि स्फीयर B से स्फीयर A पर कितना टोटल फोर्स लग रहा है. तो अगर A की बात करो
तो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू जी तो होगा, M1 का बोले तो M, M2 बोले तो 2M। बट बच्चे ये जो मेजर होता है ना, सेंटर से मेजर होता है। अब बताओ ये पूरे यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? तो 3R प्लस R 4R प्लस R 5R, बोले तो 5R का स्क्वायर, 5R का स्क्वायर। और बच्चे इसी को सॉल्व कर लो तो 2GM स्क्वायर अपॉन 25R स्क्वायर, ए हुआ ए। बट अगर बी में आते हैं, क्या बोलता है? फाइंड द न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द स्फीयर इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज जस्ट डबल। तो बच्चे यहां पर भी कोई बहुत ज्यादा टेंस लेने का जरूरत नहीं है। तो न्यू एफ डैश क्या आ जाएगा? जी, मास तो वही रहेगा m 2m, केवल ये ट्वाइस हो जा रहा है। ट्वाइस बोले तो 10R स्क्वायर, और 10R स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? जी ऐसे करो 2GM स्क्वायर अपॉन 100, नॉट ओनली 10R 100R स्क्वायर। और बच्चे क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो? यहां ध्यान दो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? 2GM स्क्वायर अपॉन 25R स्क्वायर इंटू 1/4 लिख सकते हो ना? ये 100R स्क्वायर है ना, तो 25 यहां ले लो, 1/4 यहां ले लो, इससे तुम्हें फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा? कि F डैश इज इक्वल टू, अब देखो तो ये 2GM स्क्वायर अपॉन 25R स्क्वायर के बदले तुम क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? F लिख सकते हो। इसका मतलब है कि F डैश इज इक्वल टू, इसके बदले तुम F पुट कर दो और बाई 1/4, दैट मीन्स F डैश इज इक्वल टू F/4। एक क्वेश्चन नंबर बी आया। तुम जब नोट करोगे तो फटाफट देख करके नोट कर लेना, क्योंकि मेरे पास तो ये जगह यही स्पेस होता है ना, तो मेरे को इतना में सोल्व करना है ना, तो इसको तुम नोट कर लेना। मैं नीट एंड क्लीन तुम्हारा बना दे रहा हूं और अच्छा से समझा भी दे रहा हूं। फिर मेरे क्वेश्चन नंबर सी, मेरे को यहां पर क्वेश्चन नंबर एक सी और आएगा, तो एक क्वेश्चन नंबर सी बनाने के लिए भी मेरे को स्पेस चाहिए बच्चे। तो वहां पर अच्छा चल, यहां स्पेस मेरे को मिल जा रहा है, चल स्पेस मिल जा रहा है। Find the new gravitational force if mass of heavier sphere is reduced to half of present time। इस बार क्या बोल रहा है कि ये जो तुम्हारा दो बॉडी था, एक का मास था कितना, कितना मास था? m था और 2m था। लेकिन इस बार कह रहा है कि इफ मास ऑफ हैवियर स्फीयर, भारी स्फीयर कौन सा? a है, और उसको क्या कर दिया गया? रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस मतलब घटा दिया गया है। और कितना घटा दिया गया है? रिड्यूस टू हाफ, घटाकर कितना कर दिया गया? आधा कर दिया गया। अब बोल 2m को आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। एक्सेलेंट। और इनके बीच का जो डिस्टेंस यहां से यहां तक 3r था वो रहने दो, और यहां से यहां तक r था वो भी रहने दो, और यहां से यहां तक r था वो भी रहने दो। तो फिर अब बता दो मेरे को कि अगर इस बार तुम f डबल डैश लो तो क्या हो जाएगा? g, m1 मीन्स m, m2 मीन्स m, और ये तो जैसे 5r का स्क्वायर था वैसे रहने दो। दैट मीन्स जी m स्क्वायर अपॉन 25r स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो। अब तुम एक चीज मेरे को बता दो कि अब अगर इस वैल्यू में इसको तुम कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करना होगा? तो तुमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तब तुम्हारा हो जाएगा 2GM स्क्वायर अपॉन 25R स्क्वायर इंटू 1/2। इसका मतलब इस बार जो F डबल डैश आ रहा है वो F/2 आ रहा है। इसके बदले तुम्हें पुट कर दो और F/2 आ रहा। तो बच्चे यहां पर 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन में थोड़े थोड़े वेरिएशन दिए हुए थे। अगर तुम्हारे पास अच्छा कंसेप्ट है, तुम्हारे पास अगर अच्छे कंसेप्ट हैं तो तुम अपने कंसेप्ट के मुताबिक सारे वेरिएशन को समझ सकते हो, और उन वेरिएशन के बेस पर तुम सारे वैल्यू पुट कर सकते हो और पुट करके न्यूमेरिकल को बना सकते हो। चलो अब हम लोग कुछ नए क्वेश्चन की ओर आते हैं। घर में तुम क्वेश्चन को सोल्व करना बच्चे। अभी तो तुम्हारे पास मोर देन टाइम है, मोर देन एनफ टाइम है। घर में भी तुम ज्यादा से ज्यादा सिटिंग कर सकते हो, है ना। पढ़ने वाले बच्चे
अभी अच्छा समय तुमको मिल गया, अभी तुमको क्लास के लिए यहां से वहां भागना नहीं है, और तुम्हारे पास सारे के सारे दिन पढ़ने के लिए घर में अब तो तुम्हें खाना ही नहीं पकाना है। बहुत बच्चे तो यहां रहते थे तो सर खाना बनाना है, ये सारे चीजों से तुम्हें अभी मुक्ति मिल रखी है। कोरोना ने तुम्हें मुक्ति दे रखा है, ना जाने क्या क्या चीज का मुक्ति तुम्हें देगा। हाँ नहीं, किन किन चीजों का मुक्ति तुम्हें मिलने वाली है। कोई नहीं बच्चे, मेरे बच्चे बहुत मजबूत होते हैं, उन्हें मैं हर दिन क्लास में, मैं फिजिक्स पता नहीं कितना अच्छा पढ़ा पाता हूं, ये तो तुम बता सकते हो, लेकिन मेरे को इतना अच्छा जरूर पता है कि मैं पर डे तुम्हें इतना मोटिवेट करके तुम्हें इतना स्ट्रांग बना रखा होता है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम से हमारे बच्चे जरा सा भी हिचकिचाने वाले नहीं हैं, उनके चेहरे पर सिकन आने वाले नहीं है। बी बोल्ड, बी हैप्पी, और मेरे को पर डे आगे की ओर देखना है। बी पॉजिटिव, हमेशा हर कंडीशंस में जो बच्चे पॉजिटिविटी से भरे होते हैं वही हमेशा आगे अपने एम्बिशन की ओर, अपने एम की ओर, अपने गोल की ओर रीच करते हैं। चलो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। अपना क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि 2 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m, 2 पार्टिकल है, चल ये 2 पार्टिकल ले ले, दोनों का मास m है, मूव अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस r OE। तब तो फिर ऐसे लेना होगा, एक यहां है बाय द वे और एक यहां है, मे भी ऐसे वो मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, और जिस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है r। रेडियस कितना दिया हुआ है, सेंटर है, रेडियस है r। अंडर द एक्शन ऑफ दियर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। तो फिर बताओ कि उन पार्टिकल्स का स्पीड क्या होगा। तो बच्चे यहां पर थोड़े से, सबसे पहले तो मेरे को बता दो कि f कितना हो जाएगा। a भी मास m है और इसका भी मास m है, तो f तो हो जाएगा g m m बाई, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 2r, दैट मीन्स g m स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। a तो निकल गया f। अब बच्चे यहां पर थोड़े से और कॉन्सेंट्रेट कर। तुम जब सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे तो वहां मैंने तेरे को बताया था कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो यहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर वर्क करता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है बता दो, यस हाफ, क्या होता है mv स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई r। तो दोनों तो फोर्स है ना, ए भी फोर्स है और ए भी फोर्स है, दोनों को तुम इक्वेट कर लो तो क्या हो जाएगा, g m स्क्वायर अपॉन 2r इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। ये क्या आ रहा है, यहां से कट गया, एक m यहां से कट गया, क्या बच गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू बच गया g m बाई 2, और v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई 2। सो ए स्पीड हो गया, बॉडी का स्पीड हो गया, जब वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उस बॉडी का स्पीड हो गया अंडर रूट जी एम स्क्वायर, एक आर, ओई 4r स्क्वायर है बच्चे, यहां 4r स्क्वायर है, कुछ गड़बड़ हो रही है, 4r स्क्वायर है, एक r कैंसिल हुआ था, और v स्क्वायर जब लोगे तो gm स्क्वायर, gm बाई 4 है, सॉरी gm बाई 4r है, तो gm बाई 4r। तो क्या हो जाएगा बच्चे, gm का तो रूट नहीं निकलेगा, r का भी नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का निकल जाएगा। 4 का क्या निकल जाएगा, 1/2 अंडर रूट gm बाई r। यस यस, ए आंसर होगा, v इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट gm बाई r। उम्मीद कर समझ में आया, फिर से एक बार सुन लो। बोल रहा था एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पर इक्वल मास m मास का 2 बॉडी रिवॉल्व कर रहा है। जिस सर्कुलर पाथ पर ये रिवॉल्व कर रहा है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, r इधर भी r इधर भी, दैट मींस रेडियस हो गया 2r। तो मैंने फोर्स फाइंड कर लिया, फोर्स आ गया gm स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। बच्चे मैंने आपको बताया कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स एफर्ट होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके मैंने क्या किया, v का वैल्यू यहां पर
फाइंड कर लिया। उम्मीद करते हैं बच्चे ये चीज आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। सारे क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं तो बिल्कुल ही सारे क्वेश्चन को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको किसी चीज पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ना तो भाषा पर प्रॉब्लम हो रहा होगा, ना तो राइटिंग में वर्ड भी सारे क्लियर आपको तो अब नजर आ रहे होंगे। उम्मीद करते हैं फॉन्ट भी आपको अब अच्छे लग रहे होंगे। सारे के सारे फॉन्ट मैं काफी आप लोग के लिए बड़ा कर दिया हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। फिर भी आप अपना राय देते जाइएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, नए क्वेश्चन में आते हैं। एक क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 5। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम साइज। ये 2 सॉलिड स्फीयर है, दोनों का साइज सेम है, साइज सेम है। ऑफ सर्टेन मेटल, और ये एक ही चीज का बना हुआ, आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। सॉरी, ये दोनों कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। तो ए अगर तुम बना लो तो ऐसा बना लो। प्रूव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्या प्रूव करना है? तो इसको तुम कह सकते हो प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ देयर रेडियस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4th पावर, ए प्रूव करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4। अगर रेडियस इसका आर ले लो तो आर टू द पावर 4। ए रेडियस भी आर हो गया, इसका रेडियस भी आर हो गया, क्योंकि दोनों सेम साइज का है। अब मेरे को बता दो कि अगर तुम एफ फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे? अगर इसका भी मास एम कंसीडर कर लो तो जी एम एम अपॉन 2r² अपॉन 2r²। बट जी, अब बोलो मास इज इक्वल टू क्या होता है? मास इज इक्वल टू, तो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मैं क्या बताया? मैं बोल रहा हूं कि क्या होता है मास इज इक्वल टू, तो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। एम इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना, स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यू, और डेंसिटी कंसीडर कर लो रो। तो क्या लिखोगे? एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ए जी तो रहने दो, इस एम के बदले भी लिखो 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, और इस एम के बदले भी लिखो 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, और ये हो गया 4r²। तो यहां से बच्चे जी, और ये कितना हो जाएगा? 16/9 पाई स्क्वायर आर टू दी। अब यहां से ऐसा करो ना, r² काट लो, एक आर बचेगा, और एक आर यहां और 3 आर यहां, मतलब r टू दी पावर 4 इंटू रो, और 4 से भी काट दो इस 4 को, तब हो गया 4/9 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 इंटू रो। बच्चे यहां तक तो सारे बच्चे बना लेते हैं आसानी से। अब जो एक्सप्रेशन तुमको यहां पर मिला, उस एक्सप्रेशन में देखो जी कांस्टेंट है, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 4/9 कांस्टेंट है, ये तो नंबर है तो कांस्टेंट होगा ही होगा, पाई कांस्टेंट है, नंबर है 3.14 या 22/7 कांस्टेंट है। डेंसिटी बॉडी का नहीं चेंज करता बच्चे, डेंसिटी चेंज नहीं करता है। तो ये सारा का सारा जब वैल्यू कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए प्रोपोर्शनल आर टू दी पावर 4। यहां पर आर टू दी पावर 4 को छोड़ करके जितने भी वैल्यू हैं वो सारे के सारे वैल्यू कांस्टेंट हैं। सो वी कैन से दिस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ रेडियस, जो हम लोग को यहां पर प्रूव करना था। उम्मीद करें बच्चा समझ में आ गया। आपको यहां पर क्या क्वेश्चन में क्या चेंज था? क्वेश्चन में चेंज था कि आपको मास को कन्वर्ट करना है रेडियस के लैंग्वेज में, और मास को रेडियस के लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को फॉर्मूला यूज करना पड़ा। कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ा? तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्योंकि बॉडी स्फेरिकल है और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, सो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यू, और डेंसिटी को हम कंसीडर किए हैं रो। तो ए बच्चे एम के बदले हम वैल्यू पुट किए और बाकी हम सोल्व कर दिए। आपको तो समझ में अब आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।
एक क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा रहेगा, खूब अलर्ट होकर के हर वर्ड को सुनने का प्रयास कीजिएगा। मैं क्लासरूम में भी आप लोग को एक बात समझाता था कि जब मैं गॉड से प्रे करूंगा, जब मैं नहा करके भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता हूं, तो भगवान मेरे को धन दे दो, दौलत दे दो, ये सारे अच्छा है कि मैं भगवान से प्रे करूं कि गॉड टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे भगवान मुझे सुनने का शक्ति प्रदान करो। अगर सुनने की शक्ति मिल गई तो तुम्हें समझने की शक्ति आ जाएगी, और सुन लिए और समझ लिए तो तय बात है कि तुम कोई भी चीज को तुम अच्छे से कवर अप कर सकते हो। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। एक क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, तुम्हें अच्छा से समझना होगा। द स्टेशनरी पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2, यहां पर दो बॉडी है, दो मास है m1 और m2, एंड द सेपरेशन बिटवीन बोथ इज d, स्मॉल d इज द सेपरेशन बिटवीन m1 एंड m2। अ थर्ड पार्टिकल लेइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कोई एक थर्ड पार्टिकल है जिसका मास m है, एक्सपीरियंस नो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां पर चलो क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। मतलब उस पॉइंट पर है जहां पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम m1, तो m1 से इसका डिस्टेंस क्या होगा। बाय द वे बच्चे मैंने मान लिया कि m1 से इसका डिस्टेंस r है, तो बताओ m2 से इसका डिस्टेंस कितना बचा। नो डाउट d माइनस r। कंप्लीट डिस्टेंस है d, मैंने m1 से m के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r कंसीडर कर लिया, तो m से m2 के बीच का डिस्टेंस रेस्ट अमाउंट बच गया d माइनस r। उम्मीद करें समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे बच्चे। एक चीज तुम और समझ कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको तुम F1 कंसीडर कर ले, और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा F2 कंसीडर कर ले। सबसे पहले तू बताओ F1 कितना होगा, तो G m1 m बाई r स्क्वायर, और F2 कितना होगा G m2 m बाई d माइनस r का स्क्वायर। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा बच्चे। अब एक बात ध्यान दें कि जहां पर नो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो F वहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स F1 इज इक्वल टू F2। ये बात समझना बहुत जरूरी है। यहां पर अगर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब जितना फोर्स इधर आ रहा है उतना ही फोर्स इधर आ रहा है, तभी इस पॉइंट पर कोई भी रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। दैट मीन्स यहां पर अगर F0 आएगा तो इसके लिए कंडीशन यही होगा कि जितना F1 हो रहा है उतना ही F2 हो रहा है, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। सो F1 इज इक्वल टू F2 कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है। मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि F इज इक्वल टू F1, तो फिर F2 को क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा, क्योंकि एक का डायरेक्शन इधर, एक का लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नो ए रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, तो फिर इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2। तो इतना नहीं करके मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि F1 इज इक्वल टू F2। अब दोनों वैल्यू को पुट करो, क्या हो जाएगा, G m1 m बाई r स्क्वायर, G m2 m बाई d माइनस r का, यहां G और m कट गया। उम्मीद करते बच्चे समझ में आ रहा है। तुमको क्या फाइंड करना है, r फाइंड करना है, मतलब सारा का सारा फोकस तुम r पर करना। ऐसा करो, d माइनस r को यहां ले जाओ, क्या हो जाएगा, d माइनस r का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू, g भी कैंसिल हो गया है, इज इक्वल टू m2 बाई m1। इसको यहां ले गए, m1 यहां आ जाएगा, m2 बाई m1। अब ऐसा करो बच्चे, ये दोनों स्क्वायर में है तो दोनों को मर्ज करके एक साथ लिख लो, d माइनस r अपॉन r का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 बाई m1। डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो d बाई r माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 बाई m1। यहां से स्क्वायर हटाओ तो d माइनस r, d बाई r माइनस 1 इज इक्वल टू रूट m2 अपॉन रूट m1। 1 को यहां ला करके ऐड कर लो तो d बाई r इज इक्वल टू रूट m2 अपॉन m1 प्लस 1, d बाई r इज इक्वल टू रूट m2 प्लस
रूट m1 अपॉन रूट m1, पलट लो, r बाई डी इज इक्वल टू रूट m1 अपॉन रूट m2 प्लस रूट m1। सो हमको r फाइंड करना है, r फाइंड करना है। बच्चे स्पेस नहीं है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a d जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट मीन्स रूट m1 अपॉन रूट m2 प्लस रूट m1 इंटू डी। तो बच्चे एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं तुमको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे तुम ए ब्रैकेट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। एम इंटू यहां पर डी कर दो, ए कोई जरूरी नहीं। तो ये हुआ आर का वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुम बार बार बनाना। जब तुम इसे एक दो बार बना लोगे तुमको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलो हम लोग अब आते हैं नए क्वेश्चन की ओर। बच्चे टाइम का क्राइसिस होता है, इसलिए मेरे को तेजी से भागते जाना होता है। मैं और टाइम यहां पर दे सकता था, लेकिन उस कंडीशंस में तुम्हारे जो क्लासेस हो जाएंगे वो घंटों घंटों का हो जाएंगे और फिर तुम्हें शायद क्लास करने में थोड़ी अनकंफर्ट महसूस होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स होता है कि अपना जो दिमाग होता है वो टाइम की ओर रखना होता है कि अपना कितना टाइम जा रहा है क्लासेस में। अब आते हैं हम लोग कुछ नए क्वेश्चन में। टू पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड 2m आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से 2r डिस्टेंस पर है। फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m। m पर नेट फोर्स कितना लगेगा प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देम। बच्चे ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप ऐसा करो, इधर से तुम F1 निकाल लेना, इधर से तुम F2 निकाल लेना और फिर लास्ट में क्या करना, दोनों को ऐड कर लेना, एफ नेट फिर फाइंड कर लेना, एफ नेट और क्या हो जाएगा F1 प्लस F2। ये दोनों को तुम फाइंड करोगे तो तुम्हें पूरा का पूरा वैल्यू मिल जाएगा। अगर तुम्हें मन होगा तो तुम इस क्वेश्चन को, चलो मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूं, जी m 2m अपॉन r स्क्वायर, दैट मीन्स 2gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर आई कैप। इसको F1 ले लो, F2 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 2gm स्क्वायर बाई r स्क्वायर माइनस आई कैप। ए रीजन हुआ, ए इधर का फोर्स है और ए इधर का फोर्स है, तो ए तुम्हारा निकल गया। अब अगर तुम एफ नेट निकालोगे तो दोनों को ऐड कर देना। ओ ए F1 में तो m ही था ना, 2 नहीं होगा, m ही था। यहां तो m ही है ना, m दोनों है, यहां पर m और 2m है, तो यहां पर 2gm स्क्वायर। हाँ, अब तुम क्या करो, एफ नेट में तुम क्या करोगे, ए वैल्यू निकालो, तो कितना लिखोगे, gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इसको तुम प्लस ले लो। अच्छा चलो कोई इशू नहीं है, gm स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2gm स्क्वायर r स्क्वायर, तो 2gm स्क्वायर r स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस gm स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर तुम क्योंकि तुमको मैग्नीट्यूड लेना है केवल, तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस gm स्क्वायर बाई r स्क्वायर, बोले तो gm स्क्वायर बाई r स्क्वायर। बच्चे थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो मेरे को लगा कि चलो मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा तो शायद एक पार करने वाली बात हो जाएगी। मैंने बोला कि अगर एक डायरेक्शन को मैं आई ले रहा हूं तो दूसरे डायरेक्शन को मैं माइनस आई ले लूंगा। एक्स एक्सिस पर है, ये जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और तुम जानते हो यूनिट वेक्टर में पढ़ा चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मेरे को आई कैप लेना चाहिए डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर। तो मैंने यहां आई कैप ले लिया, अब ए डायरेक्शन में लिया तो माइनस आई कैप ले लिया। माइनस आई कैप का मतलब हो गया माइनस में, तो ऐड कर लूंगा तो आ जाएगा माइनस जीएम स्क्वायर। तो अब ये माइनस जीएम स्क्वायर लिखिए, अगर इसको मैं प्लस लेता, इसको माइनस लेता तो जीएम स्क्वायर होता। तो मैग्नीट्यूड चूंकि मैं फाइंड कर रहा हूं तो मोड में डाल दिया और माइनस हट गया और आ गया जीएम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चे एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद तो कुछ क्वेश्चन और हैं,
और कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन टाइम बहुत तेजी से तुम्हारा निकल रहा है बच्चे, तो उस कंडीशंस में अगर मैं और क्वेश्चन को यहां पर रखूंगा तो तुम्हें शायद प्रॉब्लम्स होगी। तो बच्चे ऐसा करो कि इतना ही क्वेश्चन तुम लोग आज बनाओ, है ना। और एक दो क्वेश्चन तो था, मैं देखता हूं अगर हो सकेगा तो मैं अगले क्लास में वो दोनों क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा और फिर वो क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा। क्वेश्चन अच्छे हैं तो आज इतना क्लास करो, और अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर मेरे से बात करो, जैसे तुम लोग बात कर रहे हो, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, रिस्पॉन्स देते चलो। उससे मेरे को पता चलता है कि मैं जो क्लास ले रहा हूँ उसमें तुमको कहीं कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो अच्छे से क्लास करो, मेरे को बताते चलो और खूब बढ़िया से पढ़ो। हाँ, हमेशा पॉजिटिव रहो, खुश रहो। तो चलो नए क्लास में फिर हम तुमको मिलते हैं। ओके।